चलिए अगला हेडिंग हम लोग देख लेते हैं। अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फोकस व फोकस दूरी क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब। लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये तो अपवर्तन के नियम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद प्रिज्म है, प्रिज्म थोड़ा सा है, इसको देख लेंगे। लेंस में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ेंगे। तथा इसके प्रकार पढ़ेंगे, दोनों के प्रकार, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस और अवतल लेंस की फोकस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी दो फोकस दूरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे भी। चलिए पहला हमें पढ़ना है अपवर्तन के नियम। इसके पहले हम बता देते हैं, हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्य से दूसरे पारदर्शी माध्य में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अपवर्तनांक, ओके, जिसमें हम लोग देखे थे कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा उसमें प्रकाश की किरण उतना ही ज़्यादा अपवर्तन करेगी, यानी उतना ही प्रकाश की किरण मुड़ जाएगी, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्य से सघन माध्य में जाती है, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है सघन माध्य और विरल माध्य को लेकर। सघन, इसमें ध्यान दीजिएगा, सघन, यहाँ घन आ रहा है, यानी यहाँ पे ये जो कण होंगे बहुत पास पास होंगे, घन होंगे, घना होगा। जब घना होगा तो इसमें प्रकाश की किरण जल्दी से पार नहीं कर पाएगी और अपने पथ से विचलित हो जाएगी, ठीक है। यानी घन होगा वो, यहाँ पे कण होंगे घन, तो इसमें प्रकाश की किरण आसानी से पार नहीं कर पाएगी, तो इसे कहेंगे सघन, यानी इसे कहते हैं डेंस। एक होता है रेयर यानी विरल, विरल विरल मतलब जहाँ पे कण दूर दूर हो तो इसमें प्रकाश की किरण बहुत तेज़ी से चली जाएगी सीधी मार्ग में, और इसमें क्या होगा, सघन में प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़े थे जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्य से सघन माध्य में जाती है तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अपवर्तनांक बताए थे, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, उसके बाद पानी का होता है, वायु का बताए थे, वायु का होता है 1.0003, ठीक है। और बताए थे पानी का अपवर्तनांक, ये है अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा रहेगा प्रकाश की किरण उसमें ज़्यादा अपवर्तित होगी, यानी अपने पथ से ज़्यादा विचलित होंगी। और पानी का अपवर्तनांक बताए थे 1.33, और ये निकालने का भी रूल बताए थे हम किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहे थे कांच का याद कर लीजिएगा, कांच का होता है 1.5 लगभग 1.4 से 1.5 के बीच होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, तो ये 3 ज़्यादा करके हम लोग लेके चलते हैं। और सबसे ज़्यादा उसमें आपको पता है सबसे ज़्यादा होता है हीरा का, ये भी बताए हैं कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का, जो है 2.42। तो ये याद रखिएगा, हमें केवल इनसे ज़्यादा काम होगा, वायु से, पानी से और कांच के अपवर्तनांक के लेकर। तो यानी जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की किरण ज़्यादा मुड़ेगी। तो इसमें कह रहे थे हम कि जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्य से सघन माध्य में जाती है, यदि एक कांच का टुकड़ा ले लिया जाए ऐसे, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे इसके कण होंगे, ठीक है। और यदि हम प्रकाश की किरण ऐसे डालते हैं
तो यहाँ पे टकराएगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभिलंब एक खींच दे रहे हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। जब प्रकाश की किरण आएगी और सतह से टकराएगी, सघन माध्य के सतह से टकराएगी, ये है सघन और ये है कांच। अब सघन क्यों हुआ, क्योंकि इसका अपवर्तनांक ज़्यादा है और यह बाहर क्या है, वायु है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्य से सघन माध्य में प्रवेश करेंगी तो अभिलंब की ओर ये ऐसे सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, यानी प्रकाश की किरण जब विरल माध्य से सघन माध्य में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और इसी का उल्टा जब प्रकाश की किरण सघन माध्य से विरल माध्य में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण, यानी ऐसे ले जाए कांच, जब प्रकाश की किरण सघन माध्य से, यानी प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और यहाँ नॉर्मल है हमारा, अभिलंब है, तो ये क्या होगा, ऐसे सीधे जाने की बजाय थोड़ी सी मुड़ जाएगी, ऐसे अभिलंब से दूर हट जाएगी। और यहाँ क्या हो रहा है, अभिलंब के पास आ रहा है। यानी जब प्रकाश की किरण, कह सकते हैं जब प्रकाश की किरण सघन माध्य से विरल माध्य में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्य से सघन माध्य में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं दूसरे माध्य को पहले माध्य का सघन, सापेक्ष सघन, यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन। ठीक है, दूसरा जो माध्यम है पहले माध्यम का सघन है, यानी कांच जो है वायु से सघन है। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, पहले माध्य का दूसरा माध्य सघन है, यानी ये कांच सघन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की अपवर्तन का नियम। स्लाइडिंग हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। लिखते रहिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, प्रकाश से संबंधित दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, जिसमें पहला है, लिखते रहिए, पहला है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये पहले बता चुके हैं कि समतल से क्या तात्पर्य है। जैसे यहाँ पे कागज का पेज है तो इस पे अगर हम लोग क्या करें, एक समतल ले लेते हैं और आपतित किरण पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में, पेज पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पेज पर ही ये तीनों, तो ये एक तल है, तो तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। समझ में आ गया, यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम लिखिएगा, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी एक विशेष वर्ण के लिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी एक विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मतलब ये अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। हो गया। अब इसमें लिखिएगा, यदि आपतन कोण I हो और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से साइन I बटे साइन R बराबर
कांस्टेंट यानी नियतांक। ये क्या होगा, इसका मान एक नियतांक होगा। एक बार और सुन लीजिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी एक विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आपतन कोण की ज्या आई हो और अपवर्तन की कोण की ज्या आर हो तो हम लिख सकते हैं स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, जो होता है कांस्टेंट। ठीक है। यदि यहाँ पे हम लोग बनाए हैं जो, तो ये माध्यम दूसरा है और माध्यम पहला तो इसमें लिख दे रहा है। अगर ये माध्यम एक हो और ये माध्यम दो हो तो इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा n1, अपवर्तनांक बताएं हम, और इसका अपवर्तनांक कुछ n2 हो अपवर्तनांक। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक कुछ n2 है। तो हम यहाँ से यह कर सकते हैं, यदि अब नियतांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, ये माध्यम 2 है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कुछ n21 हो, n21 के बराबर होता है। ये जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष n21 के बराबर होता है, यानी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n21। ठीक है, और ये होता है दूसरे माध्य के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर n21 बराबर हो सकता है n2 बटे n1। n2 का अपवर्तनांक क्या है, माध्यम 2 का अपवर्तनांक है n2 और माध्यम 1 का अपवर्तनांक है n1, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटे माध्यम 1 का अपवर्तनांक। और इधर क्या है साइन आई बटे साइन आर, अब तिर्यक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग। छोटा सा हेडिंग है। ठीक है, देख लीजिए प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या क्या है। पहला इसमें दिया है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः विरल माध्य से, यानी विरल माध्य ध्यान दीजिएगा, यानी वायु से प्रकाशतः सघन माध्य में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ये बता दिए हैं। दूसरा इसमें है, जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशतः सघन माध्य से यानी कांच से प्रकाशतः विरल माध्य में जाती है यानी वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये दोनों बताए हैं। ठीक है, तीसरा इसमें देखिए, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर अभिलंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े अर्थात सीधे अपवर्तन से सीधे निकल जाती है। इसको समझा देते हैं। जैसे यदि ऐसे दूसरा ये n1 है माध्यम और ये n2 माध्यम है, तो प्रकाश की किरण यदि सीधे पड़ रही है तो ये यहाँ से बिना मुड़े ही सीधे निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अभिलंब के ये सीधे है, यहाँ से प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधे निकल जाएगी। तो ये कह रहा है तीसरा। अब इसी में दिया है, पानी में भरी बाल्टी गहराई पर का कम प्रतीत होना, यानी जब किसी बाल्टी में पानी भरा होता है तो वह हमें कम प्रतीत लगता है। इसका कारण है, पानी से भरी बाल्टी के पेंदी पर एक बिंदु O से आती हुई प्रकाश की किरण सतह पर चूँकि पानी से हवा में आती है, जब यहाँ से प्रकाश आएगी तो पानी से हवा में आएगी,
तो ये क्या होगा, अविलंब की ओर, अविलंब से दूर हटेगा। ठीक है, सघन माध्य से विरल माध्य में जा रहा है प्रकाश, तो अविलंब से दूर हटेगा, अविलंब से दूर हटकर आँख तक पहुँचती है। और ये किरण कुछ आई से, बिंदु यहाँ पे है तो यहाँ से प्रतीत होता है, आई से आती हुई प्रतीत होती है। अतः बाल्टी का जो निचला सिरा है वो कम गहराई का प्रतीत होता है, लगता है कि कम गहरा है। ठीक है, इसी तरह अगर कहीं जैसे अगर नदी है, तालाब है, तो वो भी क्या होता है, लगता है कि यहाँ पे पानी कम गहरा है, लेकिन वहाँ पे ध्यान दीजिएगा वो पानी ज़्यादा गहरा होता है। इसमें क्या होता है, अपवर्तन का नियम आप लोग समझा दिए हम। तो इससे क्या होता है, जब प्रकाश की किरण नीचे ज़मीन से टकरा कर हमारी आँखों तक आएगी तो क्या होगा, ये बिंदु हमें यहाँ पे प्रतीत होगा, जैसे लगेगा यहाँ पे कम गहरा है, और हम लोग क्या होता है, हिल जाते हैं इसमें पानी में और डूबने लगते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक हेडिंग है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सिलेबस में नहीं है बट इसको हम लोग समझ लेते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, यानी क्रांतिक कोण। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे प्रिज्म। सिलेबस में नहीं है दिया है ये, लेकिन बता दे रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्य से यानी कांच से सघन माध्य से विरल माध्य में जाती है तो इसका एक छोटा सा अधिकांश भाग क्या होता है, तल से टकराकर वापस चली जाती है, जो कुछ ऐसी है। छोटा भाग ऐसी परावर्तित हो जाती है तथा अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है, जो AB की दिशा में है। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हटती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्य से विरल माध्य में जाती है तो कुछ प्रकाश की किरण उसी माध्यम में रहती है तथा कुछ प्रकाश की किरण विरल माध्य में निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जो कुछ AB रेखा से दिखाया गया है। इस दशा में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से बड़ा होता है, यानी यहाँ पे क्या है, I से बड़ा है अपवर्तन कोण R। ठीक है, सॉरी, ठीक है। यदि दूसरी स्थिति में देखेंगे, अब यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे हम लोग क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो अपवर्तन कोण भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यदि आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता चला जाएगा, ये और बढ़ेगा और दूर हटेगा और दूर हटेगा। ठीक है, यदि धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाएगा तथा एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये अपवर्तन कोण 90 अंश के बराबर हो जाएगा। इस आपतन कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, इसे कहते हैं क्रांतिक कोण, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं C से। क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं C से। अतः हम यह कह सकते हैं क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। लिख लीजिएगा हेडिंग में करके, क्रांतिक कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्य में अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रांतिक कोण। ठीक है, उसके बाद यदि आपतन कोण को और बढ़ाएं, अर्थात आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा और अधिक कर दें, जिसके लिए विरल माध्य में बिल्कुल नहीं जाता है, यदि आपतन को हम लोग और बढ़ाते जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण विरल इस माध्यम 2 में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रकाश क्या होगा,
यहाँ से इसी माध्यम में रह जाएगा, यानी बिल्कुल संपूर्ण प्रकाश किरण परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही रह जाएगा। जब प्रकाश की किरण को आपतन कोण का मान हम लोग क्या करेंगे और बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही रह जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इसमें प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल नहीं होता। संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में। ठीक है, जिससे क्या होता है, ये चिकना तल बहुत ये चमकदार दिखाई देने लगता है। यहाँ पे तल इसमें देखिएगा, पूर्ण परावर्तन केवल तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्य से विरल माध्य में जा रहा हो। जब प्रकाश सघन माध्य में विरल माध्य में जा रहा हो। दूसरा शर्त, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, यानी जब ये आपतन कोण इतना बढ़ जाएगा कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, तब ये प्रकाश की किरण इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। तब ये संभव है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। ठीक है, तो ये हो गया क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शक माध्यम है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। जैसे इस तरह से है ये, ये अंदर है, ठीक है, और ये बाहर का सिरा है। तो ये होता है हमारा प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे हुए किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसमें लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं, किसी, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी यहाँ पे यदि ए, बी और सी है, तो ये ए डैश, बी डैश और ये सी डैश है। तो ये देखिएगा, ये एक तल है और ये एक तल है। तो यहाँ पे दो समतल पृष्ठ से घिरा हुआ ये तल है, तो इसे कहते हैं ये प्रिज्म। यहाँ भी दो समतल पृष्ठ, यहाँ भी दो समतल पृष्ठ हैं, तो तीनों ओर से है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस। अगला हेडिंग हमारा लेंस है। तो लेंस में देखिएगा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोली पृष्ठों से अथवा एक गोली पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है, यानी अगर कहा जाए दो गोलीय पृष्ठ, तो कुछ इस तरह से, ये हो गया एक गोली पृष्ठ और ये दो गोली पृष्ठ। तो ये जो बीच का सिरा है, यहाँ से और यहाँ तक के जो भाग है ये कांच का, तो इसे कहेंगे लेंस। और ये होता है हमारा उत्तल लेंस। अब ये दो प्रकार का होता है लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल कॉन्वेक्स लेंस, और होता है दूसरा होता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव। अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस, मान लीजिए ये गोली पृष्ठ है, खोखला गोला है और ये है, तो ये जो बीच का भाग है ये हो गया हमारा अवतल लेंस। ये कांच है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, बीच में
मोटा होता है और किनारों पे जाते जाते पतला हो जाता है। जबकि अगर इसमें बीच से एक लाइन खींच दिया जाए तो इसमें क्या होता है, अवतल लेंस में बीच में पतला होता है और किनारों पे जाके मोटा हो जाता है। इसमें अब देखिए उत्तल लेंस के प्रकार। उत्तल लेंस 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें उभय उत्तल, दूसरा समतुल उत्तल, और तीसरा होता है अवतल उत्तल। ठीक है, इसका तीनों चित्र बना देते हैं। यदि देखिएगा पहला, यदि 2 सर्किल है ऐसे, इसका सेंटर सी है, C1, और दूसरा सर्किल है हमारा ऐसे करके कुछ C2, तो ये जो बीच का भाग बन रहा है ये हमारा उभय उत्तल है। ठीक है, तो केवल हमें इससे मतलब है, तो काट के हम क्या करते हैं, इतना निकाल लेते हैं, तो ये हमारा बन गया उभय उत्तल। दूसरा देखिएगा, यदि कोई सर्किल है C1 और इसको क्या किया जा रहा है, सीधे कोई दर्पण यहाँ पे लगा दिया जा रहा है, समतल कोई तल लगा दिया जा रहा है, तो ये हो गया समतल उत्तल यानी समतुल उत्तल। तीसरा क्या होता है, यदि 2 सर्किल है ऐसे, उसका सेंटर C1 और दूसरा सर्किल कुछ ऐसे है, तो ये जो बीच का भाग बनेगा ये होगा हमारा अवतल उत्तल, यानी जो ये भाग बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अवतल उत्तल। और इसी में होता है अवतल, ये भी 3 भाग में होता है, उभयतल, उभयतल, समतलावतल, और तीसरा है उत्तलावतल। उत्तलावतल, तीनों का चित्र इसमें बना दे रहे हैं। यदि कोई गोली पृष्ठ है ऐसे, इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, अगर इसके बीच के भाग को यहाँ पे काट के निकाल दिया जाए यहाँ से, तो ये कुछ आकृति बनेगा ऐसे, तो ये है उभयावतल। ठीक है, अगर कोई गोली पृष्ठ है इस प्रकार से और उसका सेंटर C1 है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोई समतल तल लगा दे रहे हैं और यहाँ से ऐसे काट दे रहे हैं, तो ये आकृति बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यह आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे उल्टा बन रहा है, देखिए आकृति यहाँ पे ऐसे बन रहा है, इस चित्र में ऐसे बन रहा है आकृति। तीसरा उत्तलावतल, इसमें क्या होता है, सर्किल 2 है यानी गोली दर्पण, और दूसरा गोली दर्पण कुछ बाहर है ऐसे। अब इसमें हमें अंतर होता है कलई करने पे, कलई कहाँ पे है, इसका सेंटर ये हमारा मुख्य अक्ष है, तो इसको अगर हम काट के निकालें तो कुछ ऐसे बनता है, हल्का सा झुका होता है ये, और ये ज़्यादा ही झुका होता है। ठीक है, ये बराबर बना दे रहे हैं, ये थोड़ा सा झुका रहेगा, और ये ज़्यादा झुक जाता है अंदर वाला। ठीक है, तो यह हो गया उत्तलावतल प्रकार, तीनों प्रकार हो गया। इस प्रकार हम लोग उत्तल और अवतल के प्रकार भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस। ठीक है, फोकस क्या होता है और फोकस दूरी। फोकस दूरी,
फोकस को समझने के लिए दो लेंस लेते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देते हैं। इसका मुख्य अक्ष बना देते हैं दोनों का। तो मुख्य अक्ष ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। इसका भी मुख्य अक्ष बना देते हैं। यदि इसको आगे बढ़ाया जाए ऐसे और इसको आगे, तो इसका केंद्र होगा और इसका फोकस होगा एक इस वाले सर्किल का। और इधर भी क्या, अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए इसको, तो इसका भी एक केंद्र होगा और एक फोकस होगा। तो इसमें सुनिएगा, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती हुई किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु F1 को उस लेंस का फोकस कहते हैं, यानी प्रथम फोकस कहते हैं। इसमें दो फोकस होता है। देखिए, दो सर्किल है तो दो फोकस बनेगा, तो इसे कहते हैं प्रथम फोकस। ठीक है, यानी उत्तल लेंस में एक निश्चित दूरी F1 से जब प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से टकराती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी यहाँ से टकराएगी, अगर ये प्रकाश की किरण से टकराएगी तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो प्रथम इस बिंदु को ही हम कहते हैं, अब वो बिंदु जहाँ कहीं भी हो, या यहाँ हो, कहीं पे भी हो, यदि प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है और मुख्य अक्ष से टकराती हैं, उत्तल लेंस से टकराती हैं, तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को ही हम कहते हैं फोकस, यानी प्रथम फोकस कहेंगे, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। और यहाँ से ये सीधी चली जाएगी। इसी तरह अवतल में क्या होगा, मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में आती हुई आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जैसे यदि प्रकाश की किरण, यहाँ बिंदु F1 है, यदि प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे F1 की दिशा में, ठीक है, F1 की दिशा में आ रही है, यहाँ से ये F1 की दिशा में आ रही है। कोई दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं और ये भी क्या हो रही है, F1 की दिशा में आ रही है। तो ये क्या होगा, यहाँ से लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अगर तीसरी किरण ले रहे हैं ऐसे, तो यहाँ से ये भी टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो अगर किसी बिंदु की आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को ही हम कहते हैं प्रथम फोकस। यानी यहाँ पे अवतल लेंस का प्रथम फोकस ये हो जाएगा और उत्तल लेंस में प्रथम फोकस ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रथम फोकस। इसी तरह क्या होगा, सेम इसका उल्टा, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो क्या होगा, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से टकराकर जिस बिंदु से होकर जाएगी तीनों भी रेखाएं, तो उसे कहेंगे द्वितीय फोकस। ठीक है, इसमें क्या होगा, चित्र बना दे रहे हैं छोटा सा, ऐसे एक उत्तल लेंस है, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगे, तो लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु पर तीनों मिलेंगी वो होगा हमारा द्वितीय फोकस। सेम इसका उल्टा, और इसी का उल्टा कर दीजिए इधर अवतल लेंस में से भी इसी तरह, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस से टकराने के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग
अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, जिसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। और ये हो जाएगा इसका दूरी f1, यहाँ हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी f1। तो ये हो गया हमारा प्रथम फोकस और फोकस दूरी। ठीक है, प्रायः हम लोग देखेंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस f2 को ही लेंस का फोकस दूरी और लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, यानी f2 को ही। अब इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या होता है? जब हम किसी लेंस को ऐसे लेकर के उत्तल लेंस को और प्रकाश की किरण को ऐसे आते हुई किसी एक निश्चित बिंदु पर ऐसे रखते हैं और नीचे कागज रख दिया जाए, तो प्रकाश की किरण समांतर आएगी ऐसे, और लेंस से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरण आके मिलेगी, तो क्या होता है, ये कागज जलने लगता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग होता है, अनुप्रयोग है इससे कहा जाए तो, यानी f2 का। तो प्राय हम लोग देखते हैं f2 का। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। अगला हेडिंग हम देखेंगे वास्तविक। इसको हम लोग पढ़ चुके थे, पुनः बता दे रहे हैं। आभासी यानी किसी बिंदु स्रोत से आती हुई किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब। और ये क्या होता है, उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें अपवर्तन के बाद, उसमें क्या होता है, परावर्तन के बाद था, हम लोग दर्पण में पढ़े थे परावर्तन के बाद, इसमें क्या है, अपवर्तन। इसमें हम लोग पढ़े थे अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते और ये सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है।